नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। तो हमारी जो सीरीज चल रही है जहां पर हम प्रीलिम्स 2024 के लिए जितने भी टॉपिक्स नए सिलेबस के अनुसार बदले हैं, तो उन नए टॉपिक्स को आप सभी के साथ हम इस सीरीज में जो है डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, ये सीरीज का उद्देश्य बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही छोटा सा है कि कैसे कम समय के अंदर जो भी बदले हुए नए टॉपिक्स हैं वो सारे मैं आपको करवा सकूं। इस सीरीज के साथ साथ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी सीरीज मैं चला रहा हूं, जहां पर प्रीलिम्स 2024 के एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पर, तो उसकी भी एक सीरीज़ काफ़ी शानदार तरीके से लगातार चल रही है। तो आप इन दो सीरीज़ को जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर ज़रूर फॉलो करें। यूट्यूब चैनल के कंटेंट सेक्शन को देखिए, लगातार वीडियोस अपलोड हो रही हैं, कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड हो रही हैं। बड़ा ही व्यवस्थित और एक बड़ा ही सेट पैटर्न है लेक्चर्स के अपलोड जो है होने का। तो इन दोनों सीरीज़ का पूरा फ़ायदा आप उठाएं अपने आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। और स्टार्ट करते हैं फिर इस सीरीज़ को, ठीक है, इस लेक्चर को, सॉरी। तो ये क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको हमेशा की तरह, क्वेश्चंस तो लास्ट में करवाऊंगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इजी टॉपिक है, आप जानते हो इस टॉपिक के बारे में। और ये कोई नया टॉपिक नहीं है कायदे से। अगर हम ओल्ड वाला सिलेबस उठा के देखें तो उसका जो मेंस के सेक्शन में आया करता था, मेंस में GS2 था, और GS2 में जो सोशियोलॉजी वाला सेक्शन था, समाजशास्त्र, वहाँ पर ये टॉपिक आया करता था। अब इस टॉपिक को नए सिलेबस के अनुसार उन्होंने प्रीलिम्स में जो है शिफ्ट कर दिया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन वो शब्द जब हम देखते हैं पहली दफ़ा तो लगता है कि कहीं कोई अलग चीज़ तो नहीं है। तो उसी चीज़ को मैं आपको आसान करूँगा और इस टॉपिक से संबंधित कैसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए देखते हैं। तो जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो आपने वीडियो के थंबनेल और वीडियो के टाइटल में ज़रूर देखा होगा। तो दोस्तों, इस शब्द का जो नाम है वो है वर्ण आश्रम। क्या नाम है? वर्ण आश्रम। कि वर्ण आश्रम क्या होता है? तो दोस्तों, वर्ण आश्रम जो शब्द है ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। इसमें दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, एक शब्द इसमें वर्ण है और दूसरा शब्द इसमें क्या है? आश्रम है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था आप सभी जानते हैं। सोसाइटी में जो हमने क्लासिफिकेशन बनाए हुए हैं, समाज में जो हमने विभिन्न वर्ग बनाए हुए हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो जो हमने समाज में वर्ग बनाए हुए हैं, जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना मैं इसके बेसिस पर, तो आपको समझ में भी आ जाएगा, बिकॉज ये एक छोटा सा शब्द है हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे बन के नहीं आएंगे, बहुत लिमिटेड सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो भी आएंगे दिखाऊंगा। और ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में बनते हैं तो अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, जो आपके सिलेबस में शब्द लिखा है वर्ण आश्रम, ये दो शब्द का कॉम्बिनेशन है। वर्ण मैंने आपको समझा दिया, समाज में वर्ग बने हुए हैं। और एक शब्द होता है आश्रम। आश्रम का मतलब कुछ नहीं है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो मानव का जीवन है, जो उसकी अलग अलग पड़ाव हैं, बस उन्हीं को हम लोग वैदिक साहित्य के हिसाब से क्या बोलते हैं? आश्रम्स कहते हैं, ठीक है। चलो, अब एक शब्द दोस्तों होता है जिसको हम कंबाइंड बोलते हैं वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण आश्रम धर्म, इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ गया, धर्म, लेकिन उससे मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मीनिंग इसका अभी भी वही है, वर्ण प्लस आश्रम। अब इस पूरे शब्द का मीनिंग क्या है, आइए देखते हैं। इट प्रोवाइड्स अ मोरल एंड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर लीडिंग अ बैलेंस्ड एंड पर्पसफुल लाइफ। यानी कि एक संतुलित जीवन यापन करने के लिए और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें कौन कौन सी नैतिक बातों का पालन करना पड़ता है, तो वो हमको कहां से पता चलती है? वर्ण आश्रम धर्म से पता चलती है। तो वर्ण आश्रम धर्म, जिसके अंदर दो शब्द आपको मिल रहे हैं, ये कुछ नहीं बल्कि कुछ ऐसे मापदंड हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी सहायता से हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिस जीवन में
संतुलन भी हो, बैलेंस भी हो, और उस जीवन का कोई ना कोई अंत में उद्देश्य भी हो। ठीक है, तो ऐसे जीवन को जीने के लिए हमको वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो डेफिनेशन और मीनिंग वगैरह मैंने आपको इसका सब समझा दिया। अब मैं आपको इसके अंदर जो दो चीजें लिखी हुई हैं, एक वर्ण और एक आश्रम, इन दोनों को अब मैं आपको अलग अलग करके समझा देता हूं। वर्ण व्यवस्था हम सभी जानते हैं, जो ऋग्वेद था दोस्तों, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस वर्ण व्यवस्था का जिक्र देखने को मिलता है। हमको सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का जिक्र देखने को मिला था। यह क्वेश्चन भी आज आपके इस लेक्चर में आएगा, देखिएगा। ठीक है, तो 4 वर्ण बने हुए हैं, एक ब्राह्मण का, एक क्षत्रिय का, एक वैश्य का जो उधर लिखा हुआ है, और एक शूद्र का। अब आइए, ये नाम तो आपने कई दफा पढ़े हैं, एक इसमें मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूं, ये देखिएगा। बीबीसी चैनल करके एक बहुत बड़ा चैनल है, मीडिया चैनल है, उनके द्वारा ये प्रकाशित एक इमेज मुझे इंटरनेट पे मिली थी, जो काफ़ी डिटेल में उन्होंने हमारी वैदिक सभ्यता के बारे में और कैसे किन चीज़ों का जन्म हुआ है उसके बारे में काफ़ी खूबसूरती से समझाया था। तो यहाँ पर ये जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी की यहाँ पर आपको पूरी एक फोटो नज़र आ रही है, और यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं ये चारों वर्ण। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी का जो मस्तिष्क है, ब्रह्मा जी का जो सिर है, वहां से कौन सा वर्ण उत्पन्न हुआ है? वहां से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, है ना। और ब्राह्मण की कैटेगरी में जो पुजारी होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो लोग जो है आया करते थे। आज के समय में दोस्तों चीजें काफी ज्यादा बदल गई हैं। आजकल क्षत्रिय हम भी पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज के समय क्षत्रियों का काम केवल युद्ध लड़ना है, नहीं। अब सब सभ्यताएं, अब सब चीज़ें जो है बदल गई हैं, लेकिन ये शुरुआत में जो है चीज़ थी कि कैसे क्या चीज़ें जो है चल रही हैं। तो जो ब्रह्मा जी का मस्तिष्क है, वहाँ से किसका जन्म हुआ है? ब्राह्मण। तो यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो ब्राह्मण हैं उनका काम ज़्यादातर दिमाग से संबंधित उनका काम है, चाहे वो वेदों का अध्ययन करना हो, वेदों के बारे में दूसरों को बताना हो, वेदों के उच्चारण से हवन पूजन करवाना हो, तो ब्राह्मणों का जो काम है वो मस्तिष्क से संबंधित है, ऐसा वो बता रहे हैं। ब्रह्मा जी की भुजाओं से, यानी कि उनके हाथों से किनका जन्म हुआ है? क्षत्रियों का जन्म हुआ है। क्षत्रियों की कैटेगरी में जो राजा लोग होते थे वो आते थे, और जो योद्धा लोग होते थे वो आते थे। ठीक है, तो क्षत्रियों का काम क्या था? क्षत्रियों का काम था प्रजा की रक्षा करना, लड़ाई लड़ना, युद्ध लड़ना, है ना, सुरक्षित रखना प्रजा को, दुश्मनों को जो है मार भगाना। तो क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से हुआ है, तो क्षत्रियों का जो काम है वो किससे संबंधित है? वो भुजा संबंधित काम है, लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए। ठीक है, वैश्यों का जो जन्म हुआ है वो कहां से हुआ है? ब्रह्मा जी की जांघ से जो है वैश्यों का जन्म हुआ है। जहां पर दोस्तों ये जो वर्गीकरण है ना, ये आज के समाज में सुनने में काफी अजीब लगता है। आज जब मैं इस बात को सोचता हूं कि कहते हैं ना, अगर सामने वाले की भावनाओं को समझना है तो आपको उनके जूतों में कदम रख के अपने आप को वैसा ही महसूस करना जरूरी है। आज अगर इस वर्ण व्यवस्था में मैं अपने आप को, अपनी वर्तमान जो हमारी जो जातियां, जो कास्ट चली आ रही हैं, उस हिसाब से मैं अपने आप को यहां जब पाता हूं, और लेकिन जब मैं यही चीज किसी और को बतलाता हूं कि देखो तुम तो शूद्र हो और तुम्हारा जो जन्म है वो चरणों से हुआ है, और मेरा जन्म जो है वो ब्रह्मा जी की भुजाओं से हुआ है, और तीसरा मेरे साथ कोई एक और व्यक्ति है जो ब्राह्मण आज के समय में है, वो कहता है देखो देखो मेरा जन्म तो मस्तिष्क से हुआ है। तो आज के समय पर ऐसा किसी को बताना और उस व्यक्ति को एक बड़ी हीन भावना अपने अंदर महसूस होना, तो आज के समय में ये अच्छा नहीं लगता है, ना तो बोलने में, ना सुनने में, ना महसूस होने में। आज समय आगे बढ़ चुका है, और जो सिविलाइजेशंस होती हैं, जो सभ्यताएं होती हैं,
उन सभी सभ्यताओं में यही फर्क होता है कि पहली सभ्यता को उससे पहली सभ्यता के कायदे कानून फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब वर्ण व्यवस्था, जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो वर्ण है, जो आपका इस पूरी वर्ण व्यवस्था में जो आपका वर्ण है वो आपके कर्म से निर्धारित होता है, ना कि आपके जन्म से निर्धारित होता है। तो जब श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कह गए हैं कि आपका कर्म आपको वर्ण व्यवस्था में कहां आप आओगे ये निर्धारित करता है, कल को आपने प्रजा की रक्षा का काम अपने हाथ में ले लिया तो आप एक क्षत्रिय कहलाओगे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। कल को आपने वेदों में महारत हासिल कर ली तो आप अपने कर्म के हिसाब से ब्राह्मण कहलाओगे। कल को अगर आप कोई लेबर मेहनत मजदूरी का काम करोगे तो आप शूद्र कहलाओगे। और कल को अगर आपका कर्म, आप एक व्यापारी का कर्म निभाओगे तब आप वैश्य कहलाओगे। तो ऐसा जब भगवान श्री कृष्ण कह गए हैं तो आपको आजकल के तुच्छ मानवों के बारे में सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है, जो अपनी सहूलियत के हिसाब से वर्ण व्यवस्था में अपने आप को ऊपर नीचे रख के अपनी महत्वता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो तुच्छ मानवों का ना सुने, केवल श्री कृष्ण जी का सुने। उन्होंने सत्य बताया है, उनके सत्य का पालन हमें करना है। वो तो समय के साथ व्यक्ति को हमेशा ये लालसा होती है कि वो अपना महत्व समाज में कैसे ना कैसे बढ़ा दे, तो उस हिसाब से वो अपनी पद को ऊपर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है दोस्तों। ठीक है, खैर हम इस पर वापस आते हैं। तो जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं, ठीक है, तो शूद्रों का जो हम जन्म देख रहे हैं वो ब्रह्मा जी के चरणों से हो रहा है। मैं तो कहता हूं भगवान के किसी भी अंग मात्र से आपका जन्म अगर हो जाता है तो भी उतना भी मैं समझता हूं सफिशिएंट है, वहां पर भी हम एक पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ सकते हैं दोस्तों। उसके हिसाब से और जो एक दलित वर्ग जो बना दिया गया, मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर दलित शब्द जरूर लिखा है, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है उसमें केवल ये 4 ही आते हैं। दलित नाम की जो कैटेगरी है ये बाद में जो है इसको शामिल करना शुरू किया गया है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में दलित जितने भी कहे जाते हैं वो सब कहीं ना कहीं शूद्रों का ही पार्ट होते हैं। तो वर्ण व्यवस्था में आपको याद रखना है केवल ये 4 ही आते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए जो प्रारंभिक वैदिक काल था, यानी कि जो अर्ली वैदिक एज थी, वहां पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस चीज पर आधारित थी? वो कर्म के ऊपर आधारित थी। यानी कि जो ओरिजिनल वर्ण सिस्टम था, जो लोग वेदों पे प्रश्न उठा देते हैं कि तुम्हारे वेदों में जातिवाद दे रखा है, ना जी ना भैया। जिसने वेद को सही तरीके से पढ़ा है उसको पता होगा कि वेद में वर्ण व्यवस्था आपके जन्म आधारित नहीं थी, वर्ण व्यवस्था आपके कर्म के आधारित थी कि जन्म लेने के बाद आपने क्या कर्म किया उसके हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड होता था, जो कि बिल्कुल सटीक था। लेकिन बाद में लोगों ने अपने महत्व को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बड़ा ऊंचा साबित करने के लिए लेटर वैदिक एज में, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का जो आधार था उसको जन्म बना दिया। वो बोलने लगे कि जो तुम्हारा जन्म है, जन्म से ही तुम एक वर्ण में पैदा होते हो और मरण तक तुम्हारा वर्ण वही रहता है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो हमको वो दोनों पॉइंट याद रखने हैं, वो एमसीक्यूज में हमसे प्रश्न में जो है जरूर पूछ सकता है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, आश्रम व्यवस्था समझें, तो आश्रम व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। एक ब्रह्मचर्य जीवन होता है जहां जो शिष्य है वो अपने गुरुओं से शिक्षा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों गृहस्थ जीवन शुरू होता है। गृहस्थ जीवन में विवाह होता है, बच्चे बालक होते हैं। ठीक है, उसके बाद वानप्रस्थ जो है जीवन होता है। वानप्रस्थ जीवन में बेसिकली क्या है कि हम ये सांसारिक मोह माया छोड़ के एक मोक्ष के रास्ते पर, मेडिटेशन के रास्ते पर निकलते हैं। और फिर अंतिम कौन सा आश्रम होता है? अंतिम आश्रम होता है सन्यास का, जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं और वो बिल्कुल हमारी लास्ट स्टेज होती है जीवन की। ठीक है, तो ये बेसिक है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 नाम आपने पहले भी सुने होंगे, नहीं सुने थे तो आज आपने और बेहतर तरीके से सुन लिए हैं। अब देखिए मैंने यहां पर इस पेज पे क्या लगाया है, आश्रम व्यवस्था बेसिक इंफॉर्मेशन। यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन डाल दी है, जैसे कि जो ब्रह्मचर्य जीवन होता है
ब्रह्मचर्य जीवन लगभग कौन सी से कौन सी उम्र का होता है? तो ये 1 वर्ष से लेके 25 वर्ष के बीच में होता है। जब आप बैचलर होते हो, स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो आपका ब्रह्मचर्य में आ जाता है। फिर गृहस्थ जीवन होता है। गृहस्थ जीवन कौन सी आयु से चालू होता है? तो गृहस्थ जीवन आयु चालू होता है 26 की उम्र से और कब तक चलता है? 50 की उम्र तक। इसमें आपका विवाह होता है, आपको घर के कामकाज, बच्चे, ये सब संभालने पड़ते हैं। उसके बाद वानप्रस्थ जीवन चालू होता है। वानप्रस्थ जीवन की शुरुआत होती है दोस्तों 51 साल की उम्र से और इसका अंत होता है 75 साल की उम्र में। ये बेसिकली आप जो रिटायरमेंट की उम्र जो आपकी होती है ना, रिटायरमेंट का समय ये होता है जहां पर आप क्या करते हो, आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली पीढ़ी को सौंप देते हो। और फिर अंत में आपका संन्यास जीवन होता है। संन्यास जीवन की शुरुआत किस उम्र से होती है? ये 76 साल की उम्र से होती है और आप अपने सारे सांसारिक सुखों को त्याग करके एक जो है भिक्षु की तरह अपना जीवन जो है यापन करते हो। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस हैं, ये 4 आश्रम्स हैं, ये किसी के जीवन में जो आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज हो गई। यहां से प्रश्न बन सकता है संन्यास जीवन की शुरुआत कब से होती है? तो 76 वर्ष आप वहां पे टिक कर दीजिएगा, है ना। गृहस्थ जीवन की 26 साल से शुरू होती है, वानप्रस्थ की 51 वर्ष से शुरू होती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये बड़ा ही एक खास और स्पेशल पेज है। इग्नू यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपने सुना है, नहीं सुना है, तो इग्नू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इनके नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के। तो वहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही शानदार टेबल दी है कि यहाँ से अगर आड़ा टेढ़ा प्रश्न बना तो ज़रूर बन सकता है कि ये है फादर की, ये फादर का वर्ण जो है दे रखा है, यहाँ पर जो माता जी हैं उनका वर्ण दे रखा है, और फिर इनसे जो बालक, जो संतान पैदा होगी उसकी कास्ट क्या कहलाएगी, उसका वर्ण क्या कहलाएगा, वो यहाँ पर दे रखा है। तो अगर जैसे कि ये आप रीडिंग कर सकते हैं डेफिनेटली। जितने भी नोट्स वगैरह मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ वो सारे नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक कमेंट सेक्शन में रहती है। ऐप डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पर जाके AKS सिविल एकेडमी लिखो तो डाउनलोड हो जाएगा। लिंक भी दे रखी है, उसे डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें फ्री में जो भी मैं नोट सर्कुलेट करता हूँ उसको यूज़ करो। ठीक है, तो वहाँ से आप इसकी रीडिंग ज़रूर करिएगा। पढ़ना बता देता हूँ, पढ़ना कैसे है। जैसे कि पिताजी कौन है? ब्राह्मण। और माताजी कौन है? वैश्य। तो इनसे जो संतान पैदा होगी उनका नाम क्या है? उनका नाम है अंभस्त। ठीक है, तो इस प्रकार से MCQ में आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, जैसे कि जो फादर है वो वैश्य है और जो माता है वो शूद्र है, तो बालक जो पैदा होगा उनका नाम क्या होगा? शूद्र। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक जगह ये प्रश्न मैंने देखा था, किसी ना किसी स्टेट PSC में ही देखा था, जहां तक मुझे याद है UP PCS में मैंने ये प्रश्न देखा था। प्रश्न क्या था कि जब एक क्षत्रिय पिता एक शूद्र माता से, इनका जो संतान होती है, पिता कौन है? क्षत्रिय और माता कौन है? शूद्र, तो इनका जो संतान होगी उसका वर्ण क्या कहलाएगा? तो उसका वर्ण दोस्तों उग्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उग्र कहलाएगा। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उग्र बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और फिर ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, पुलकश वाला, है ना। पुलकश वाला अगर आप देखते हो, पुलकश कब संतान पैदा होगी? जब माता जी का वर्ण कौन सा है? उग्र, और पिताजी का कौन सा है? निषाद। तो आप देखो यहां से जो है, यहां से ये निषाद वाला दे रखा है। निषाद कब होगा? जब पिताजी ब्राह्मण हैं और माताजी कौन है? शूद्र हैं। तब संतान का वर्ण क्या होगा? निषाद या फिर पारस्व, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, तो यहां पर जो नए वर्ण बन रहे हैं ना, इन वर्णों का इस्तेमाल नीचे फिर यहां पर भी किया गया है। ठीक है, आप यहां तक इसको फॉलो करिएगा। तो बहुत बहुत शानदार ये टेबल है। इस टेबल को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस ये टेबल मैंने लास्ट मोमेंट पे इसीलिए इंक्लूड करी थी ताकि आपको पता तो चले कि ऐसा कंटेंट भी पूछा जा सकता है। आप इस वीडियो तक आए हैं तो डेफिनेटली ये पढ़ने तो नहीं आए होंगे कि वर्ण क्या होता है और आश्रम क्या होता है, ये तो आप सभी को पहले से भी पता है। मैंने फिर भी प्रयास किया है कि उसकी बेसिक नॉलेज मैं आपको फिर भी दे दूं ताकि जो भी थोड़े बहुत डाउट थे वो आपके क्लियर हो गए हों। और ये जो चीज़ है, ये आड़े टेढ़े क्वेश्चंस को बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उग्र क्या है। जैसे कि MCQ में एक प्रश्न बन जाए उग्र क्या है, नीचे फिर आ जाए उग्र एक योद्धा का नाम है, उग्र एक
एक रवैये का, एक जगह का नाम है, कुछ भी ऐसा भी 3-4 उसमें, और उसमें एक हो कि उग्र एक वर्ण का नाम है। अब आप कहो कि वर्ण तो केवल 4 ही होते हैं, हमने तो 4 ही पढ़े हैं, तो वर्ण तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और पता चला भैया वही आंसर था, वर्ण ही आंसर था। समझ रहे हैं आप बात को? तो उस स्टेज में आपके साथ गलती ना हो जाए, वीडियो को यहीं पर करो पॉज, फटाक से स्क्रीन पे लगाओ पॉज, मैं बोलना बंद हो जाऊंगा, और इस टेबल को ऐसे, अब मैं हट जाता हूं, इसको मारो बढ़िया तरीके से पॉज और फटाफट इसकी रीडिंग लगा दो, ताकि कुछ भी उटपटांग प्रश्न आया तो आप झटके में आराम से कर लोगे उस चीज को। ठीक है, चलो अब और देखो। अब मैं आपके लिए, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, पूरे प्रीलिम्स में 10 यूनिट है। अब किसी यूनिट के अंदर एक छोटा सा शब्द लिखा रहा है तो उससे मैक्सिमम गिरी से गिरी हालत में, ज्यादा से ज्यादा हालत में एक प्रश्न बना लेगा, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनाएगा। लेकिन क्या प्रश्न बन सकते हैं, आइए उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपका क्या बना है कि सबसे पहली दफा वर्ण आश्रम में, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ण वर्ण और आश्रम 2 शब्द हैं, तो जो वर्ण व्यवस्था है इसका सबसे पहली बार उल्लेख, इसका सबसे पहली बार जिक्र कहां मिलता है? 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, मांडूक्य उपनिषद में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, या फिर आरण्यक में। तो मैंने सही आंसर आपके लिए पहले से ही हाईलाइट करके रखा है। तो दोस्तों, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें सर्वप्रथम जो है वर्ण व्यवस्था का जिक्र था। और उसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना, उसमें जो वर्ण व्यवस्था लिखी थी उसमें केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल थे। शूद्र जो वर्ण है उसका जिक्र नहीं था ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और बारीक वाला पॉइंट है, शूद्र का कॉन्सेप्ट पता है कैसे क्रिएट किया गया था? कि जब कोई व्यक्ति अपने वर्ण को छोड़ के किसी गैर वर्ण के साथ विवाह करता है, तब उनकी संतान को वर्ण व्यवस्था से निकाल के उनको शूद्र में डाल देते हैं। मान के चलो एक ब्राह्मण ने वैश्य के साथ शादी कर ली या क्षत्रिय ने वैश्य के साथ शादी कर ली, तो इनकी जो अब इन्होंने इंटर कास्ट या इंटर वर्ण कुछ विवाह कर लिया, तो अब जो इनकी संतान होगी उसको निकाल दिया जाएगा और उसको शूद्र की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। इस प्रकार से शूद्र वर्ण का उत्पत्ति हुई थी। तो शूद्र वर्ण ओरिजिनली ऋग्वेद के 10वें मंडल में नहीं था। ये बारीक वाला पॉइंट है, अगर ऐसा भी प्रश्न आया तो वो भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब सुनो और क्या प्रश्न आपसे यहां पर बन सकता है। तो देखो भैया, जैसे आपने देखा कि वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला जिक्र कहां था? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो भैया आपसे यह भी तो पूछ सकता है कि जो 4 आश्रम आप पढ़ते हो, ब्रह्मचर्य है ना, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, तो इन 4 आश्रमों का जिक्र सबसे पहली बार कब किया गया था? वर्ण व्यवस्था का जिक्र तो सबको पता है, ऋग्वेद का 10 मंडल है, समझ लेते हैं, बहुतों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स को नहीं पता होता है। ध्यान से सुनिएगा, चारों आश्रम का सर्वप्रथम जिक्र कहां मिला था? क्या ये मुंडोक उपनिषद में मिला? क्या ये ओशणम स्मृति में मिला? क्या ये जबाला उपनिषद में मिला? क्या ये विष्णु पुराण में मिला? तो दोस्तों, सही आंसर आप सभी के सामने हाईलाइट पहले से किया हुआ है। तो जो सही विकल्प है वो है जबाला उपनिषद। जबाला उपनिषद में सबसे पहली बार 4 आश्रमों का जिक्र था। बताइए, है कि नहीं अच्छा क्वेश्चन? क्योंकि मेन टॉपिक ही आपका आश्रम और वर्ण व्यवस्था पर आधारित है ना। तो क्या यही क्वेश्चन आएंगे? नहीं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखिए, ये कितना शानदार क्वेश्चन है। जो शब्द होता है ना द्विज, तो द्विज शब्द का तात्पर्य इनमें से किस चीज से है? क्या द्विज शब्द का मतलब मल्लेच्छों से है? जो मल्लेच्छ लोग होते हैं, क्या मल्लेच्छों से है द्विज शब्द का मतलब? या फिर द्विज शब्द का मतलब होता है ऐसी जाति जिसका जन्म 2 बार होता है? या द्विज शब्द का मतलब विक्ट्री, जीत से होता है? या फिर द्विज शब्द का मतलब किसी एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि बाहरी व्यापार से होता है? तो मैंने पहले से ही आंसर आपका टिक करके रखा है, हाईलाइट करके रखा है कि जाति का 2 बार जन्म वो कहलाता है द्विज। अब आप कहोगे सर जाति का 2 बार जन्म, जी क्या चीज होती है? अब सुनो, देखो समझना, एक ब्राह्मण है, तो उस ब्राह्मण का जब जन्म हुआ, एक जन्म तो उसका वो हो गया, ठीक है। लेकिन जब वो ब्राह्मण शिक्षा लेना शुरू करता है, जब वो ब्राह्मण
शिक्षा लेना शुरू करता है, एजुकेशन लेना शुरू करता है, वेदों का ज्ञान लेना शुरू करता है, तब वो उसका दूसरा जन्म माना जाता है। इसी प्रकार से एक जाति का दो जन्म हो गया। अब ये द्विज नाम का कॉन्सेप्ट किस किस पर अप्लाई होता है? क्या ये केवल ब्राह्मणों पर अप्लाई होता है? जी नहीं, ये ब्राह्मणों के साथ साथ दोस्तों क्षत्रियों पर भी अप्लाई होता है, और ये साथ साथ जो वैश्य हैं उन पर भी अप्लाई होता है। यानी कि जो द्विज नाम का कॉन्सेप्ट है ये वर्ण व्यवस्था में तीनों पर अप्लाई होता है, बस ये शूद्रों के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो द्विज का तात्पर्य क्या है? दो बार जाति का दो बार जन्म। और कैसे वो जन्म होता है? एक बार जब आप पैदा होते हो तब, और दूसरी बार जब आप शिक्षा हासिल करना शुरू करते हो, वो आपका दूसरा जन्म माना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था द्विज वाला। उसके बाद और क्या प्रश्न बन सकता है आपका यहां पर? तो ये देखिए, ये क्या प्रश्न बन सकता है कि जो अर्ली तमिल लिटरेचर थी उनमें से निम्नलिखित में से किसका एविडेंस यानी कि किसका प्रमाण मिलता है? प्रारंभिक तमिल साहित्य में से किसका जो प्रमाण है, किसका जो एविडेंस है वो मिलता है? क्या वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम का यानी कि राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का, या फिर एक बड़ी ही कठोर जाति व्यवस्था का, या फिर आर्यों के बढ़ते हुए प्रभाव का, या फिर जातिवाद या जाति प्रथा का अभाव, जाति प्रथा का ना होना, किसका सबूत मिलता है? तो सही आंसर आप सभी के सामने पहले से मौजूद है। दोस्तों, जब हम तमिल साहित्य उठाते हैं ना, तो तमिल साहित्य में जो प्रारंभिक बिल्कुल अर्ली वाला तमिल साहित्य था उसमें हमको किसी भी तरह का कास्ट सिस्टम देखने को मिलता ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है, कोई भी किसी प्रकार का कास्ट सिस्टम का उसमें जिक्र है ही नहीं, याद रखिएगा। तो तमिल साहित्य जब आपने उठाया तो आपको किस चीज का सबूत मिला? तो आपको इस चीज का सबूत मिला कि कोई भी जाति व्यवस्था थी ही नहीं। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए और देखते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कहता है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि एक लेखक थे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, उनकी जो आत्मकथा है, जहां पर उन्होंने जातिवाद के बारे में और जाति को लेके कैसे भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में समझाया है, तो उस किताब का नाम क्या है? क्या उस किताब का नाम अछूत है? क्या उस किताब का नाम झूठन है, या तिरस्कार है, या पिछड़ा है? ऐसा प्रश्न बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि लेखक के लेखक भी आ गए, जाति व्यवस्था की जाति व्यवस्था भी आ गई, और किताब की किताब भी आ गई। बहुत ही सटीक क्वेश्चन है ये तो देखिए, किताब का दोस्तों नाम क्या था? किताब का नाम था झूठन। अगर आप गूगल पर डाल दोगे ना झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑटोमेट ऑरेंज से कवर की किताब है, आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में कि कैसे भेदभाव होता था उसके बारे में समझाया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, एक छोटे से शब्द को लेके जितने संभव क्वेश्चन हो सके वो सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, क्योंकि मेरा बड़ा ही सिंपल सा उसूल है यार कि जो टॉपिक है, टॉपिक से भटको मत, वो चीज पढ़ाओ जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर मैं यहां पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वो डिटेल्ड थ्योरी पढ़ाने बैठ जाऊं तो भाई वो आएगी है नहीं, और पढ़ते ही आप समझ जाओगे कि सर इतनी थ्योरी तो आएगी नहीं, आप काय को पढ़ा रहे हो बैठा के इतना। ऐसी कोई चीज बताओ, सटीक बताओ कि जो टक से एग्जाम में प्रकट हो जाए है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। गांधी जी ने भी वर्ण आश्रम के ऊपर काफी कुछ कहा था, पता है आपको? तो गांधी जी के अकॉर्डिंग जो वर्ण आश्रम धर्म है वो क्या है? गांधी जी के अनुसार वर्ण आश्रम धर्म क्या है? हमने जो वर्ण आश्रम धर्म की परिभाषा पढ़ी थी वो क्या है कि एक संतुलित जीवन जीने के लिए और एक उद्देश्य पूर्वक जीवन जीने के लिए जो सिद्धांत होते हैं, जो जरूरी सिद्धांत होते हैं, उन्हीं को हम वर्ण आश्रम धर्म कहते हैं। आइए देखते हैं गांधी जी के अनुसार क्या है वर्ण आश्रम धर्म। क्या ये एक नैतिक कानून है, मोरल लॉ, या फिर ये किसी भी मनुष्य के जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उनको कहते हैं वर्ण आश्रम धर्म, या फिर वर्ण आश्रम धर्म एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक लॉ है, या फिर ये एक सामाजिक व्यवस्था है? तो दोस्तों, वर्ण आश्रम धर्म जब इससे संबंधित व्यक्ति ये वाला विकल्प देखता है ना, सामाजिक व्यवस्था, तो फटाक से इस पर टिक लगा देता है। गांधी जी के अनुसार वर्ण आश्रम धर्म क्या है? एक यूनिवर्सल लॉ, एक सार्वभौमिक कानून। गांधी जी ने वर्णों को लेके, जातियों को लेके ये कहा था कि वर्ण और जाति किसी ने बनाई नहीं है,
ये बाय डिफॉल्ट समय की शुरुआत से ऑटोमेटिक चली आ रही है और सब जगह चली आ रही है। क्यों? क्योंकि इसका आधार कर्म आधारित है। जो जैसा कर्म करता है वैसा वर्ण उसका कहलाने लगता है। आज के टाइम पर किसी लकड़ी के काम को करने वाले को आप बढ़ई ही कहते हो। समझ रहे हैं आप कहानी? लोहे का काम करने वाले को लोहार ही कहते हो। तो इन्हीं को फिर आगे जाके जातियां बनाती है, लोहार जाति, बढ़ई जाति, तेली जाति है। लेकिन ये चीज कैसी थी? शुरू से चली आ रही थी, सार्वभौमिक थी। इसको किसी ने बनाया नहीं है और ना इसको बनाने की जरूरत है। जैसा आप जीवन में आए हो कुछ ना कुछ कर्म करोगे, आपके कर्म के अनुसार आपका वर्ण जो है निर्धारित हो जाएगा। तो गांधी जी ने वर्ण आश्रम धर्म को क्या कहा था? यूनिवर्सल लॉ यानी कि सार्वभौमिक कानून कहा था। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा टॉपिक, पूरा प्रयास किया कि निचोड़ के बिल्कुल सटीकता पूर्वक कंटेंट आपके लिए ला सकूं। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आज का ये लेक्चर आप सभी को, और मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में। और अगर आपको तब तक प्रीलिम्स का 1500 वाला जो कंप्लीट कोर्स, जो स्टूडेंट्स का मोस्ट फेवरेट कोर्स है फॉर कंप्लीट प्रीलिम्स, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो ऐप की लिंक नीचे दे रखी है, ज्वाइन करिए, वीडियोस देखिए, प्रिंट आउट्स निकालिए। उसमें बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, एमसीक्यू, शॉर्ट नोट, डिटेल नोट भर भर के, उन सबका आप पूरा लुत्फ उठाइए। टेस्ट सीरीज करनी है घर बैठे बैठे ऑनलाइन, कंप्यूटर पर क्वेश्चंस चाहिए, मोबाइल पर क्वेश्चन चाहिए, तुरंत उसका आंसर चाहिए, तो उसका भी एक 400 या 450 अमाउंट का, कुछ 450 का शायद एक कोर्स हमारे ऐप पर क्रिएटेड है। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद आ रहा, लेकिन 400 to 500 के बीच में ही है। उसमें 5000 एमसीक्यूज हैं दोस्तों। सारी किताब फेल हैं उस ऑनलाइन कोर्स के सामने, तो याद रखिएगा। तो आप उसको भी जो है कर सकते हैं। और नहीं तो एमपीपीएससी में अगर अंतिम पड़ाव तक पहुंचना है, लक्ष्य बिल्कुल सीधा है आपका कि नहीं भैया पूरा एग्जाम क्लियर करना है, केवल प्रीलिम्स तक सीमित नहीं रहना, तो ऑफलाइन क्लासेस पर आधारित मेंस के कोर्स को भी आप घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। वो सुविधा भी आपको ऐप के अंदर मिलेगी। ऐप को डाउनलोड करिए, पूरा लुत्फ उठाइए। मैं आपसे मुलाकात करता हूं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।